सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आप नेक्स्ट मतलब अपने एग्ज़ाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो इनकम एग्ज़ाम है। जैसे आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे होंगे, आप हो सकता है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में कृषि जरूर आता है। यहाँ पर मैंने ओनली कृषि की बात नहीं की, मैंने आपके एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कृषि से, और उसके अलग अलग डायमेंशन से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किया है। एक चीज़ और बता दूं मैंने कि कुछ मैंने ये जो कंटेंट बनाया है कम से कम 3 बुक्स को प्रेफर रेफर किया है, मैं बता दूं, और इंटरनेट की सहायता ली है और अपने नोट्स। ठीक, तो इतनी रिसर्च के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए शायद कुछ और नया देखने की ज़रूरत है। एक बार वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना ईमानदारी से, और सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मज़ा आया कि नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर कंटेंट को बहुत सीक्वेंस में बहुत अलग वे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मुझे पता है कि बहुत दोस्तों को दिक्कत आती है, तो आप लोगों के लिए मैं यही चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी वीडियो में। कृषि के मैंने किस किस डायमेंशंस को लेके चला हूँ मैं यहाँ पर कृषि के, जैसे कि आप अगर ज्योग्राफी के एक्सपेक्ट से भी मैंने ये चीज़ लेके चला हूँ। और आपका जैसे ग्रामीण परिवेश में, जैसे कि आप लोगों को पता है लेखपाल की तैयारी करेंगे तो ग्रामीण परिवेश में भी कृषि नामक एक चैप्टर है जो कि आप लोगों से यहाँ से बनेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जैसे कि हो सकता है आप बोलो बाद में कि सर ये ग्रीन जो आपकी जो रिवॉल्यूशन आई थी, एग्रीकल्चर से रिवॉल्यूशन, वो अभी मैंने 2-3 टॉपिक अलग रखे हैं क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ लाने की कोशिश करूँगा एक अच्छे वे में। ठीक है ना? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना कि अगर कोई टॉपिक मेरे से हो सकता रह जाए। और हाँ, मैंने सारी चीज़ अप टू डेट करके लाया हूँ 2021 तक। जो भी कंटेंट मतलब जो भी डाटा में चेंज हुआ है यू उत्तर प्रदेश के डाटा में या फिर इंडिया के डाटा में, वो सारी चीज़ें अपडेट करके लाया हूँ फिलहाल। ठीक है ना? ये सारा कुछ अपडेटेड है, तो मैं ये कहता हूँ कि एकदम ईमानदारी से देखिएगा, मज़ा आना है तो बताइएगा। चलिए, तो मैंने वीडियो में बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा का पूरा। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, हो सकता है आप वीडियो की जो स्पीड है वो डबल कर लें, आपको जो भी जैसे भी लगे अच्छा लगे। और हाँ, जो भी पीपीटी की जितनी भी प्रेजेंटेशन होगी उस एकदम क्लियर होंगी, और आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जिससे बाद में रिवाइज कर सको। देखो, मैंने यहाँ पर किस किस चीज़ों के बारे में बात की, मैंने ओवरव्यू बता दूँ भारत के संबंध में, जैसे कि जीडीपी के संबंध में बात की है कि जीडीपी कितने प्रतिशत है कृषि की। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश की जीडीपी के अंदर कितना प्रतिशत भाग है जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का। सिंचाई के डिफरेंट स्रोत हैं आपके, जैसे कि नलकूप है, कुआं है, आपका तालाब है, ये कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम यूज होता है, मतलब रेशियो के साथ एस्पेक्ट से भी बात की है मैंने, अनुपात के हिसाब से भी किस राज्य में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन संसाधनों का। थर्ड थिंग, मैंने यहाँ पर बात किया फसलों की, रबी, खरीफ और जायद फसल। आप लोगों को मैं बता दूं किस तरीके से आप याद भी कर सकते हो जो कभी ना भूल पाओ आप। एग मार्क से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। तो एग मार्क मैंने कहते हैं ना पूरी जन्म कुंडली खोल के रख दिया बहुत शॉर्ट वे में, आप चाहो तो अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट लेना है एक ही बार में, खतलेस खत्म आप लोगों का। उत्तर प्रदेश में कृषि के एस्पेक्ट आपको पता ही है कि कृषि को उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसकी मेरुदंड कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस चीज़ पर भी बात करेंगे। कृषि संगणना जो कि हर 5 साल पर होती है, और 10वीं 10th अभी 2016 में हुई थी। ठीक है ना? सबसे पहले 1970 से 71 में हुई थी, इस चीज़ के बारे में बात की, और हर 5 साल पर होती है ये। ठीक है ना? ये वाली 10th थी इस बार। जोतदारों की श्रेणी, इन सारी चीज़ों पर बात किया। 2011 जनगणना के अनुसार कृषि कर्मगार किस हिसाब से, जैसे महिला के हिसाब से कितने महिला कर्मगार हैं कृषि में, कितने रेगुलर, ठीक है ना? आप समझोगे वीडियो में कितने रेगुलर है और कितने इरेगुलर कर्मगार हैं कृषि के अंदर। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कृषि के अंदर ही है, आप लोगों को शायद ये पता हो, लेकिन आपके जीके क्वेश्चन है, हो सकता है आपको मजाक लगे। फिर मैंने विविध के बारे में बात किया, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों को शायद परेशान करें। और उसके बाद मैंने फसलों फसलों के बारे में बात किया था उनकी किस्म, जैसे चावल का टॉपिक उठाया तो चावल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया। जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया में कहाँ पर होता है, विदेश के हिसाब से बात करूं मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। ठीक है ना? चावल से के जो खेत होते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जो गोल्डन राइस होता है।
ठीक है ना? उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात की। गेहूँ की किस्म वगैरह जैसे सोनालिका आपने देखा होगा, ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर होता है, ये सारे के सारे गेहूँ की मतलब गेहूँ की किस्म हैं। यहाँ पर मैंने चावलों की किस्म के बारे में बात की है, सुगंधा वगैरह जो भी आप बासमती चावल आपने सुने होंगे सारी चीज़ें, गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, रबर, दालें और अदर अन्य फसलों के बारे में बात किया। फलों में उच्च राज्य मतलब उच्चतम प्रोडक्शन करने वाला कौन सा राज्य है, इन पर ही बात की है। मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। कृषि के 10 प्रकार, ठीक है ना, वो कौन-कौन से, जैसे झूमिंग खेती है, ठीक है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ये सारे फैक्टर्स के बारे में बात की कौन-कौन सी क्वेश्चन। पौधों के जीवन चक्र के बारे में जैसे आपने सुना होगा, एक वर्ष में मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है ना। फसलों का विभाजन किस तरीके से होता है, इस मोटे अनाजों के हिसाब से। और मैंने मिट्टी के बारे में बात किया है, जैसे कि आप लास्ट में मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज करने का कोशिश किया है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फसलों के विभाजन के, देखो एक अधिक दृष्टि के आधार पर भी मैंने किया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप भूमि की उपयुक्तता के आधार पर भी किया और पौधों के जीवन के आधार पर भी किया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीविका के आधार पर जो भी मतलब एग्रीकल्चर कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात की है। चलिए मैं वीडियो को भी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा ये मेरे बारे में है, ठीक है ना। तो मैंने अभी अब आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम दिया है, तो मेरी 99.5 परसेंटाइल है, तो मैं भी लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाला हूँ इस बार, ठीक। तो ये मेरा सारा थोड़ा सा डाटा है, सारे एग्ज़ाम मैंने 2 से 3 बार सारे के सारे निकाल रखे हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से भारत के एक्सपेक्ट के बारे में, थोड़ा सा सिंचाई के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इन इंडिया कितनी है, एग्रीकल्चर पर मतलब कितनी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डिपेंड करती है, 48.9%। पहले ये 52 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है। तो अभी 2021 में थोड़ी सी चेंज आया, 2021 में तो नहीं 20 में आ गया था, तो मैं वहीं से लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी इन इंडिया कितनी है, 48.9%। चलिए अब मैं बात करूँ सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में योगदान कितना है, 17.4%। एक्चुअल में ये कितने से जाता है, ये जाता है 14 से 18% के बीच में वेरी करता है। एक पूछ लिया जाता है कि कितना स्पान है किसका, आपका जीडीपी में एग्रीकल्चर का, 14 से 18 हो जाता है ये, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आप लोगों को पता है कृषि के अंदर ही है, और देखो कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक दोस्त। तो इरीगेटेड सिंचाई, अगर मैं बात करूँ इरीगेटेड, जहाँ पर इरीगेटेड मतलब आपकी जो इरीगेशन सिंचाई आराम से हो जाती है, वो क्या है, 48.8% जमीन जो आपकी जो लैंड है वो कैसे इरिगेटेड है, जहाँ पर सिंचाई आसानी से हो जाती है। लेकिन मानसूनल जो मानसून पर डिपेंडेंट, जो मानसून पर निर्भर हैं, तो भाई वो कितनी ज़मीन, कितने प्रतिशत आपकी जो ऐसे जो ज़मीन बची, वो बची 51.2%। इतनी कैसी है, ये मानसून डिपेंडेंसी है। मानसून आएगा, बादल आएंगे, बारिश आएगी तो ही हो पाएगा। जैसे कि रेगिस्तान हो गया, ठीक है ना, जैसे गुजरात में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तान एरिया, तो वहाँ पर जैसे यूपी में भी बहुत सारा एरिया जहाँ पर सिंचाई पॉसिबल नहीं है, जैसे खारा पानी होता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। आप देख रहे हो ना, 140 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कितनी है एग्रीकल्चर लैंड, आप यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 140 मिलियन हेक्टेयर है आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन जो है। देखिए सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा इरिगेटेड जो राज्य है, जो सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, वहाँ पर नहरों की वजह से पंजाब है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहरें और नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपने देखा होगा, कभी मैप में देखना, आप वहाँ पर देखोगे बहुत ज़्यादा नहरें भी हैं और बहुत ज़्यादा आपके नदियाँ भी वहाँ से गुजरी हुई हैं। देखिए अब मैं साथ सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करता हूँ, सिंचाइयों के बारे में। सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करूँ तो नहर सबसे पहले आता है, नलकूप, ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं कुआं, वेल, ठीक है ना, फिर आता है पॉन्ड। अब मैं इनका थोड़ा सा डिवीजन में देख लेता हूँ। नहर के बारे में बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो नहर से जो सिंचाई होती है यूपी के अंदर होती है, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर नहर से सिंचाई होती है, बता दूँ। नलकूप ट्यूबवेल से बात करो तो ट्यूबवेल से भी आपने देखा होगा आपके यहाँ पर, ठीक है ना, ट्यूबवेल से देखा होगा ट्रॉली वगैरह रखी रहती है वहाँ पर, जहाँ पर मोटर भी है, सबमर्सिबल भी लगा दिए हैं, तो वहाँ पर ट्यूबवेल से यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। लेकिन रेशियो के हिसाब से बात करो, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई गुजरात में होती है। रेशियो के मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर मैं इन चारों में से देखूँ, चारों में से सबसे ज़्यादा मतलब नहर, नलकूप, तालाब और कुआं, इन सब में से देखूँ तो सबसे ज़्यादा नलकूप से जो सिंचाई होती है वो कहाँ पर होती है, गुजरात में होती है। वहीं मैं बात करूँ अगर तालाब में, रेशियो के हिसाब से तमिलनाडु में होती है। और तालाब से T4 तालाब, देखो T4 मतलब मैं बोलता हूँ टैंक और पॉन्ड, और तालाब मतलब तमिलनाडु वहीं से बन रहा है, ऐसे याद कर लेना। तो रेशियो के हिसाब से भी तमिलनाडु में, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पॉन्ड, तालाब से, पॉन्ड से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सिंचाई होती है वो तमिलनाडु में ही होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके कुआं से संबंधित, कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, गुजरात में होती है। और नलकूप से भी रेशियो के हिसाब से आपके ट्यूबवेल से कहाँ पर होती है, गुजरात में होती है, ठीक है ना। एक और चीज़, गुजरात में ही कुआं, अगर मैं कुआं से सिंचाई होती है वहाँ पर,
तो एरिया के हिसाब से भी और रेशियो के हिसाब से भी गुजरात सब दोनों में आगे है, ठीक है ना। अब मोस्ट इरीगेटेड लैंड कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूँ ना, यूपी कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है। ये आपके लिए जीके का एक क्वेश्चन है। ठीक, पंजाब, हरियाणा और आपका यूपी सबसे, मतलब एक कैसे दिखा दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी। अब देखिए मोस्ट इरेडिएटेड क्रॉप्स कौन से, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली क्रॉप जिसको सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, वो होता है गन्ना, फिर चावल आ जाता है, फिर गेहूँ वगैरह, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूँ मेजर क्रॉप्स के बारे में। सब मतलब मेजर क्रॉप्स जैसे कि आपने सुना होगा रबी, खरीफ और जायद के बारे में। देखो खरीफ से मैंने बोला था, आप लोगों को पता हो तो जम्मू कश्मीर से याद कर लो, जे के, मतलब जुलाई से अगर जो स्टार्ट होता है, ठीक, वो खरीफ स्टार्ट होता है। वहीं अगर मैं रबी की बात करूं, रबी को मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, चलिए मैं अभी बताता हूं। तो जैसा कि आपने याद किया, जैसे खरीफ जम्मू का जे के से याद किया आपने, क्या जुलाई में आपको क्या होगा, आपका ये खरीफ आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा बच्चा आपको पता है रवि, तो आप आराम से याद कर पाओगे। तो रवि कहाँ से होता है आपका, नवंबर से बुवाई चालू होती है और अप्रैल में काट लिया जाता है। यहीं खरीफ की बात करूँ, जुलाई में बुवाई होती है, अक्टूबर में काट लिया जाता है, ठीक है ना। और देखिए, अब देखिए जायद की बात करूँ, जायद आपने सुना होगा, जायद की जो फसल होती है, थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिले कहीं ना कहीं। तो अप्रैल से मतलब जून, मतलब करीब 3 महीने तक ये होती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक लैंड, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर रिसाइकल होता है यहाँ पर एक तरीके से, कैसे, ठीक है ना। यह फसल चक्रण है एक तरीके से, कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर, मतलब जो फर्टिलिटी है, जमीन की उर्वरता है, उर्वरकता, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है कंटिन्यू फसल करने के बाद। जैसे आपने रबी कर ली, फिर मतलब खरीफ कर लिया पहले, उसके बाद रबी कर ली, तो जमीन का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। उसको उपजाऊपन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन वगैरह की जरूरत होती है जमीन को। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, दालें, जहाँ पर जो दालें वगैरह हैं, फलीदार पौधे हैं, बेल बेल वाले जैसे पौधे हैं, जैसे तरबूज, खीरा, खीर नहीं है बेटा, ये खीरा भाई, ध्यान रखना गलती से हो गया, खीरा, ककड़ी आदि, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, जैसे तरबूज आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे किस लिए किया करे जाते हैं कि उसको एक फसल चक्रण के लिए किए जाते हैं, जिससे कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। देखने को क्या, ये सच्चाई है, ऐसा ही किया जाता है, ठीक है ना। लेग्यूम्स बोलते हैं, मतलब जो लेग्यूम्स बोलते हैं, जो नाइट्रोजनस, मतलब जिनकी जड़ों में नाइट्रोजीनियस, मतलब क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक्चुअल में एलिमेंट्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा इंक्रीज कर देते हैं किसके अंदर, लेग्यूम्स जो है जमीन के अंदर। तो इसलिए इन्हें क्या, मतलब इनको लेग्यूम्स बोला जाता है, ठीक है ना, फलीदार पौधे और दालों को। चलिए आगे मैं बात करूं आप लोगों से थोड़ा सा एग मार्क के बारे में। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इससे पहले बता दूं। अब देखो, एक फसल है आपकी क्या, गन्ना, गन्ना ये तीनों में आता है, एक ध्यान चीज, ये ध्यान रखना, खरीफ में भी आता है, रबी में भी आता है और आपका जायद में भी आता है। ये सबसे ज़्यादा उर्वरता को, मतलब सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी को कम करने वाला कौन सी क्रॉप है, ये आपकी गन्ना है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑलमोस्ट। एग मार्क का आपको सिंबल देख लें एक बारी। तो एग मार्क की अगर मैं बात करूं, ये एक प्रमाणिक चिन्ह है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो मार्क जो है, ये जो एग मार्क, मतलब अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल मार्क, ठीक है ना। एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्क, इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए, मार्क कृषि खाद्य उत्पादन पदार्थों प्रमाणिक चिन्ह है। ये एक तरीके से जो भी कृषि के जो भी मतलब खाद्य से संबंधित हैं, खाने पीने से संबंधित, उन पर एग मार्क का एक चिन्ह लगा दिया जाता है। एक किस लिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है जिससे कि ये माना जाता है कि अगर ये एक प्रमाणिक चिन्ह है, जो भारत में मतलब कृषि खाद्य उत्पादनों पर लगाया जाता है, पदार्थों पर लगाया जाता है, जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो, उनसे ये आशा की जाती है कि अपनी चीज़ों पर, जो अपने इनके जो मापदंड हैं, उन पर ये खरे उतरने की कोशिश करेंगे। निर्धारित जितने भी मानक हैं इनके, उन पर खरे उतरेंगे, ऐसा मान समझा जाता है। तो ये एक्चुअल में एगमार्क किसके अंडर में आता है, ये आता है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के अंदर आता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, किसके अंदर आता है एगमार्क, एगमार्क आता है आपका विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के अंदर आता है। चलिए अब मैं बात करूँ, बताऊँ आप लोगों से, कृषि के उत्पादन अधिनियम आया था 1937 में, पूछ लिया जाता है एक नंबर में क्वेश्चन, क्या हुआ इसमें फिर एक संशोधन किया गया था। और 1937 में एक संशोधन किया गया था, क्या था, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में एक संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था, ये 1986 में किया गया था। किसके काल में किया गया था, राधा कृष्ण मोहन जोशी एक कृषि मंत्री थे, उनके शासन काल में किया गया था। और इन्होंने ही एग मार्क को स्वीकृति दी थी, मतलब इन्हीं के द्वारा, मतलब अस्तित्व में आया था एग मार्क, ठीक है ना। और
1986 में इसका संशोधन किया गया था। ठीक, तो एगमार्क का अगर मैं बात करूं, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ये फरीदाबाद में है, लेकिन केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये नागपुर में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखना आप लोगों को यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर एगमार्क से क्वेश्चन आता है तो, और कृषि नाम का चैप्टर आता है तो। इसका उद्देश्य क्या है एगमार्क का? एगमार्क का उद्देश्य है गुणवत्ता जांचने तथा मिलावट रोकथाम, मतलब कोई भी मिलावट होगी उसको रोकथाम करना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं आपके एगमार्क से संबंधित। ठीक, तो एगमार्क के बारे में आप शायद जान गए होंगे। अब उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, थोड़े से एक्सपेक्ट की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में बात करूं पहले, तो कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, चीज़ बता दूं। और एक चीज़ देखने को मिली थी कि भारत सरकार अधिनियम, आप लोगों को पता है 1919 में आया था एक, और ऐसे 1909 में आया था, 1935 में भी आया था, कि पारित होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति बनाई गई थी। 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग स्वतंत्र विभाग बना था। ठीक है ना, कब बना था? 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया था। कृषि विभाग की जो विधिवत स्थापना जो हुई थी एक तरीके से, वो 1 मई 1920 को हुई थी, विधिवत। ठीक है ना, कानूनी तरीके से, जिसका अलग से इंडिपेंडेंट बना दिया था कि हाँ भाई ये क्या है, कृषि विभाग है, 1 मई 1920 से। देखो कॉलोनाइजेशन, अब थोड़ा सा एक देखो, थोड़े से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। औपनिवेशीकरण मतलब कॉलोनाइजेशन की जो योजना थी उसको कब समाप्त कर दिया गया था? 1964 में समाप्त कर दिया गया था, आप लोगों को शायद पता हो तो। उत्तर प्रदेश में नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? 28 फरवरी 2013 में की गई थी। इसके 7 मतलब डायमेंशंस लिए गए थे। अब मैं बता दूं कि नई कृषि नीति का उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र में 5.1 की वृद्धि दर पर प्राप्त करना। ठीक है ना, उच्च वृद्धि दर पर प्राप्त करना। अब देखिए, नई कृषि में, नई कृषि नीति में कितने क्षेत्रों पर बल दिया गया था? 7 क्षेत्रों पर बल दिया गया था। कौन कौन से थे ये अब देख लो। प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध, कृषि विधि और कृषि, आप क्या हो गया, शोध हो गया, कृषि विविधीकरण। ये 7 इसके मतलब डायमेंशंस थे जिन पर बात की, 7 क्षेत्र थे। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया था आप लोगों से। ठीक है ना, तो 1978 में हुई थी इसकी स्थापना, देख लेना। उत्तर प्रदेश, अब मैंने आप लोगों से पहले बोला था, उत्तर प्रदेश की जो कृषि, उत्तर प्रदेश में जो कृषि है उसको, कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि को मेरुदंड कहा जाता है, कि उसके बिना मतलब बेकार है, रीढ़ की हड्डी है कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का। ठीक है ना, क्यों है? देखो, राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र समेत प्राथमिक खंड का भाग 26.9% है। मतलब जो भी आप कृषि से संबंधित जो भी काम होते हैं, जो भी लेबर वर्क, जो भी टैक्सेशन या जो कुछ भी आता है, वो 29.9% है। किस में? अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की में। इसलिए इसको मेरुदंड कहा जाता है। काफ़ी लॉस हो गया, मतलब 30%, करीब करीब 27%, सॉरी। ठीक है ना, 27% की भागीदारी है किसकी? कृषि की, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक, पूछ लिया जा सकता है 27%। ठीक है ना, ध्यान रखना है ये चीज़। देखिए, कृषि संगणना के बारे में बात करूँ, संगणना जैसे जनगणना होती है वैसे संगणना होती है, एग्रीकल्चर सेंसस होती है, हर 5 साल पर होती है ये। जो प्रथम कृषि संगणना थी वो आपकी 1970 से 71 में हुई थी, भारत, मतलब भारत की हुई थी। और सबसे पहले ही उसी टाइम पर क्या हुआ था? वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, WCA जिसे बोला गया था। उसी के साथ भारत की भी कराई गई थी। ठीक है ना, अब जो 2015-16 में हुई थी वो 10वीं थी, जो एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ निकल के आई, उन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। महिला क्रियाशील जोतदारों की, जो जोतधारकों का जो प्रतिशत है वो कितना पाया गया वहां पर 2015-16 में? 13.96, करीब 14% पाया गया। ठीक है ना, देखिए मैंने जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ लेके आया हूँ, और कुछ चीज़ मैं स्किप करके आया हूँ आप लोगों को, जो मुझे जरूरी नहीं लगी, जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से जरूरी नहीं लगी, वो सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है? देखिए 0.73 है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितना उत्तर प्रदेश का औसत जोत आकार? 0.73 हेक्टेयर। ठीक, उत्तर प्रदेश को कृषि 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आप खुद से देखिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके किसमें? ग्रामीण परिवेश में। उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र कितने में? 9 में है। देखो, तराई, मध्य मैदानी क्षेत्र, कुछ को तो डायरेक्टली बांट दिया गया है। आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड के सभी जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, आपका उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी सम शुष्क क्षेत्र, आपका विंध्य क्षेत्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिले का दक्षिणी भाग।
और पूर्वी क्षेत्र, ये सारे के सारे आप खुद से देख लेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से याद करने की कोशिश करिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। सबसे ज़्यादा जो औसत जोत है, मैं यहाँ पर था ना, औसत जोत के बारे में बात कर रहा था अभी तक मैं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश की औसत जोत कितनी है। उत्तर प्रदेश की औसत जोत कितनी है, आपको बताया था कि 0.73 है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा औसत जोत कहाँ की है, सबसे ज़्यादा औसत जोत नागालैंड की है, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर कितने 4.87 है। नागालैंड के अंदर ही सबसे ज़्यादा झूमिंग खेती भी होती है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आगे देखने को मिलेगा। सबसे कम औसत जोत वाला राज्य कौन सा है, ये आपका केरल है, ध्यान रखना, ये केरल है सबसे कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री का ज़्यादा थोड़ा सा बोलबाल है, तो यहाँ पर इसलिए सबसे कम है, ठीक है ना। यहाँ पर जनजाति सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कितना है, 0.18 हेक्टेयर केरल के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा जनगणना के ऊपर, 2011 के अनुसार। संगणना की तो बात की, जनगणना में बात कर रहा हूँ कृषि के एस्पेक्ट से ही बात कर रहा हूँ, ना कि स्पेशल जनगणना की बात कर रहा हूँ। कृषि के एस्पेक्ट से मैं उत्तर प्रदेश में की बात करूंगा सिर्फ यहाँ पर। कुल, अब मैं बात करूँ कुल कर्मगारों में कृषि का कर्मगारों का योगदान, जैसे कि आप कुल कर्मगार, जैसे कि लेबर मजदूरी करने जाता है, ठीक है ना, लेबर मजदूरी मतलब कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में बात कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो सारे कर्मगार हैं। वहीं पर कृषि का जो भी कर्मगार हैं उनका कितना प्रतिशत योगदान है, कितना है, 59.3। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, उसको मैंने दो बार 59.3, तो वहीं पर इसको दो भाग में डिवाइड हो गया 59.3। कैसे कि कुल कृषि श्रमिक और कुल कृषक श्रमिक, ठीक है ना, कुल कृषि श्रमिक, कुल कृषि श्रमिक, देखिए दीर्घकालिक हैं, कुछ कुछ अल्पकालिक हैं, ठीक है ना, और कुल कृषक कितना है, ये 30.3% है। 29% कौन कौन है यहाँ पे, कुल कृषक है जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक है, ठीक है ना। ये कुल कृषि श्रमिक जो काम करते हैं एक्चुअल में, जिनके मतलब कहते हैं कि दूसरों खेतों वगैरह में काम करने जाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर वो बंदे हैं जिनके एक्चुअल में अपनी खेती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे पट्टे पे उठा दिया, इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अल्पकालिक उन लोगों को बोला गया है जो अपने कम इंक्लूड रहते हैं अपनी खेती बाड़ी में, जो प्राइवेट काम वगैरह में इतना इधर उधर निकल जाते हैं, इस तरीके से। दीर्घकालिक वो होते हैं, आप लोगों को पता है, वो जो मतलब एक अपनी खेती पर ही डिपेंड करते हैं कि हाँ भाई हम तो भाई खेती ही करते हैं। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना। अब देखो मैं बात करूँ कुल खाद्यान्न में, यूपी का सबसे प्रथम स्थान है, ठीक है ना, उत्पादन के सभी राज्यों में, ठीक है ना। फूड ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा टॉप पर है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए विविध के बारे में बात कर लेता हूँ आप लोगों से, विविध में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो जहाँ से ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो विविध में डाल दिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ऑब्वियसली आप बन देखने को मिलते हैं। देखिए अब विविध की बात करूँ मैं आप लोगों से, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्वतंत्र, हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे आपके, पंजाब राव देशमुख थे। केंद्रीय बागवानी, स्वतंत्र भारत के 1947 से पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अंतरिम सरकार के, इंटरिम गवर्नमेंट में कृषि मंत्री मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, सॉरी, ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन आज़ादी जब क्या हुआ 1947 के बाद, जब रेगुलर जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें कौन थे, पंजाब राव देशमुख थे। वहीं पर केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ, मेजी फेमा नागालैंड में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ऑलमोस्ट पूछा जाता है हर एग्जाम जहाँ पर एग्रीकल्चर आता है। उत्तर प्रदेश राज्य की कृषि व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक नई मतलब किसका, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। व्यवहारिक कृषि को क्या मतलब, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का क्या मोटिव है, क्या है इनका मोटिव है, कृषि व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने का, ठीक है ना। अब देखिए यूपी का कुल कृषि क्षेत्र कितना है, 190.841 हेक्टेयर है, जो, हाँ मैं बोल रहा था ना थोड़ी सी टाइपिंग रहो यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब मिलियन हेक्टेयर होगा ये, इस तरीके से इसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर करना, जो भी चीज़ होगी मैं इसको अपडेट करके कर दूंगा यहाँ पर। तो क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि यूपी का जो कुल कृषि क्षेत्र है, ठीक है ना, राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का कितना है, 79.07% है, ठीक है ना। कृषि राज्य किस अनुसूची में है, देखिए कृषि राज्य आपके राज्य सूची में है, और सेवंथ मतलब सातवीं अनुसूची में, सातवीं जो आपकी जो भी लिस्ट है उसमें बोला गया है कि किसमें ये कृषि सूची में है, राज्य सूची में है, अनुसूची नहीं है, राज्य सूची है, ठीक है ना। सातवें अनुसूची में बोला गया है आप लोगों से। देखिए अब एक चीज़ और बता दूं कि कृषि को संवर्धित सूची में डालने के लिए एक समिति का गठन हुआ, उसका क्या नाम है, ये था राष्ट्रीय कृषक आयोग बनाया था 2004 में, ठीक है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसने सिफारिश की थी, किसने, राष्ट्रीय कृषक आयोग ने, कि कृषि को संवर्धित सूची में शामिल इंक्लूड कर देना चाहिए। करने के लिए इन्होंने
क्या सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा मतलब उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उन्होंने मतलब चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब वहीं पर मैं बात करूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर 1900 सॉरी न्यू दिल्ली में है, लेकिन जो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से फसलों तथा उनकी किस्मों के बारे में, ठीक। चलिए मैं फसलों पर चलता हूँ धीरे धीरे। फसलें तथा उनकी किस्में। अब देखिए मैं पहले चावल की बात करूँगा, फिर गेहूँ, जिस तरीके से आती रहेंगी चीज़ें उस तरीके से बात करता चलूँगा आप लोगों से। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से चावल की, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल है एक्चुअल में, ध्यान रखना। और सेकंड प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है, ये भी ध्यान रख। तो ये दूसरे नंबर पर गेहूँ आता है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर गेहूँ आता है। चलिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। लेकिन इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मनीला में। आप लोगों को शायद ये पता होगा, ना पता हो तो याद कर लीजिएगा। और इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 125 से 200 सेंटीमीटर चाहिए होती है। किसके लिए? चावल के लिए। चावल के खेतों में जब लगाया जाता है, चावल के खेतों से गैस निकलती है, उसका क्या नाम है? मीथेन, जिसे बोलते हैं आप CH4, ठीक है ना। CH4 पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है ऑलमोस्ट, PCS वगैरह में बहुत बार देखने को मिला है। मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, मतलब मैक्सिमम एरिया, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होता है चावल? मैक्सिमम एरिया वाइज कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर, मतलब इतने, मतलब एक, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पंजाब के अंदर होता है, ठीक। ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहाँ पर पूरे साल चावल देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है। और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होता है? चीन में होता है, उसके बाद भारत की रैंक आती है, ठीक है ना। अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं, कौन कौन से जिले हैं जहां पर चावल की ज़्यादा तादाद देखी गई है? सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़ और आदि ऐसे काफ़ी राज्य हैं जहाँ आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चावल यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब किस्मों के बारे में बात करें, इसकी क्या क्या किस्म हैं? जैसे जमुना है, करुणा है, जया है, सारी लड़कियों के नाम आ गए, कांची, देखो थोड़े से जगन्नाथ भी आ गए, आप देखो जगन्नाथ जी का टीका लगाते हो ना चावल वाला, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, बासमती। और देखो एक क्या है? पूषा सुगंधा 5, जो कि एक धान की, ये भी एक सुगंधित किस्म है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये चीज़ आपको याद तो देखनी पड़ेंगी एक बार आप, मतलब सुबह सुबह थोड़ा सा सही टाइम से देखते रहेंगे, रेगुलर देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब गोल्डन राइस की बात करूँ, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है? आपका ओरिजा सैटिवा है, ठीक। और इसकी जो की किस्म है, ओरिवा किसकी? ओरिजा सैटिवा की किस्म है। और इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? आपकी विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है ना। अभी तो स्लाइड बड़ी कम चल रही है, 16वीं स्लाइड है। अभी गेहूं की बात करूं, कम से कम 30-35 स्लाइड है। गेहूं की बात करूं आप लोगों से, देखो गेहूं की बात करूं तो हम आते हैं, सेकंड फसल है आपकी, दूसरी फसल है आपकी गेहूं। हरित क्रांति की मुख्य फसल कौन सी थी? आपकी गेहूं थी, ठीक है ना। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत के अंदर ये की थी MS स्वामीनाथन ने, लेकिन विदेश मतलब दुनियादारी में किसने की थी सबसे ज़्यादा? नॉर्वे के कौन से साइंटिस्ट थे? नॉर्मन बोरलॉन्ग ने की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली कि हाई यील्डिंग वैरायटी यूज की जाती थी सबसे पहले, जब पहली हरित क्रांति आई थी उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक की ज़रूरत होती थी, मैक्सिमम केमिकल रिक्वायर्ड होते थे, ज़रूरत की होती थी। और सबसे ज़्यादा वाटर कैपे मतलब सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता था इस फसल के अंदर, इस बीज के अंदर, जो मतलब एक हाई यील्डिंग वैरायटी वाला जो आपके जो सीड्स थे, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम वाटर चाहिए होता था उस हाई यील्डिंग वैरायटी को। अब क्या हुआ? द्वितीय जो दूसरी हरित क्रांति आई थी 1999 से 2001 में, ध्यान रखना, पहली कब आई थी? 1996 में। और फिर क्या हुआ था? जब वो कंप्लीट हो गई, जब अच्छा खासा गेहूं वगैरह होने लगा, उसके बाद एक दूसरी लाई गई द्वितीय हरित क्रांति 1999 से 2001 तक चलाया गया। इसे इसमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स, पारंपरिक फसलों पर जोर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि काफ़ी फसलों पर, पारंपरिक जो आपकी फसल होती है उन पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर, केमिकल्स को थोड़ा इग्नोर किया जाए, इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे मतलब बायो फर्टिलाइजर, जैसे आप गोबर वगैरह यूज कर सकते हैं खेत वगैरह में, खाद वगैरह अपना बायो, ठीक है ना, जैव उर्वरक यूज कर सकते हैं। रेनबो रिवॉल्यूशन पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया यहाँ पर। रेनबो रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको रेनबो रिवॉल्यूशन भी कहा गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि कुछ फसलें, जैसे कुछ फसलें गेहूं के साथ कुछ एक्स्ट्रा फसल भी कर सकते हो, जो मैड वगैरह होते हैं, यहाँ पर कुछ और फसल भी लगा सकते हो, तो कुछ फसलें और भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको रेनबो रिवॉल्यूशन बोला गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं संशोधन केंद्र कहाँ पर है? आपका मैक्सिको के अंदर है, शायद आपको ना पता हो ये। लेकिन राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी शायद आपको ना पता हो, और पता है तो अच्छी बात है, करनाल के अंदर है, ठीक है ना, हरियाणा। अब देखिए अगर मैं बात करूं अपने भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है?
ठीक है ना। कहाँ पर होता है ये, आप लोग देखेंगे आपका यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, फिर पंजाब में होता है, फिर एमपी में होता है। लेकिन दुनिया के अंदर कहाँ पर होता है, आप देखो रैंकिंग थोड़ा सा ध्यान से रखना। चाइना के अंदर, यूएसए अमेरिका के अंदर देखने को मिला है सबसे ज़्यादा, मतलब सेकंड रैंक पर यूएसए, थर्ड रैंक पर इंडिया है। ठीक है ना। चलिए ये आपकी गेहूं की बात हो गई। अब मैं बात करूँ थोड़ा सा गेहूं की किस्मों के बारे में और बात कर लूँ। जैसे सोनालिका मैंने बोला, जैसे सोनालिका ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर है, अर्जुन मतलब कुंदन और आपके अमर है क्या है, भवानी भवानी करके सोनालिका और अर्जुन ट्रैक्टर चला रहे हैं आराम से। ऐसे आप याद कर से, आपकी मर्जी है। चंद्रिका, ठीक है ना, देश का रत्न है एक तरीके से गेहूँ। जब अकाल पड़ता है तो गेहूँ की सबसे ज़्यादा मार होती है, तो देश रत्न बोला गया। आपको पता है गेहूँ को कंचन भी बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। गिरिजा, गोमती, हर्षिता, ये भी लड़कियों का नाम आ गया। जयराज, कल्याण सोना। ठीक है ना, एक तरीके से ये भी कल्याण करता है, एक तरीके का ऐसा सोना है जो कि आपके यहाँ पे फसल अच्छे से होती है तो आपका कल्याण कर देता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक थे और कुछ नहीं। देख कपास के बारे में बात करूँ तो कपास का एक मदरलैंड है, ये आपको पता हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अपने भारत में सबसे पहले यही हुई थी कपास। इन मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कपास की खेती हुई थी दुनियादारी के अंदर, भारत के अंदर। तो मदरलैंड इसको बोला गया है, किसको, इंडिया को। हाई यील्डिंग कॉटन इन द वर्ल्ड कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, जो भी हाई यील्डिंग कॉटन कहाँ पर पाई जाती है, आपके इजिप्ट में पाई जाती है, जो नील नदी के आसपास पाई जाती है। ठीक है ना। एक होते हैं कुछ लंबे रेसे वाले होते हैं, जैसे लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं, जैसे इनके लंबे रेसे होते हैं। यूएसए और इजिप्ट में पाई जाती है ये। और यूएसए मतलब अमेरिका, और इजिप्ट मतलब आपके मिस्र में पाए जाते हैं। अगर मीडियम कॉटन स्टेपल की बात करूँ कि आपके आपके पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और बांग्लादेश, 3 देशों के अंदर पाए जाते हैं। कौन से मीडियम स्टेपल कॉटन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और शॉर्ट स्टेपल कॉटन इंडिया के अंदर ही पाया जाता है मोस्टली। ठीक है ना। कुछ नोट करना है आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये कहाँ पर है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शायद आप लोगों को पता हो, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखना। अब देख कपास के लिए ना कुछ चीज़ें जरूरत है, जैसे कि आपके 200 दिनों तक कैसे तेज धूप, मतलब तेज खिली हुई धूप होनी चाहिए उसके लिए, तभी अच्छे से ये प्रोडक्शन करती है, मतलब अच्छे से उसका जो क्या बोलते हैं, जो कूलर है, जो कपास में कूलर आता है आप लोगों को पता होगा, तो वो एक अच्छे से खिलता है एक्चुअल में। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नुकसान हो जाता है, अगर बारिश वारिश रहती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार भी देखने को मिला है यूपी के अंदर बारिश के चलते। प्रोडक्शन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा भारत में प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, गुजरात के अंदर होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आप लोगों को पता ही है। और आपके मध्य प्रदेश के अंदर भी होता है। अब तो धीरे धीरे यूपी के अंदर भी काफ़ी कपास का प्रोडक्शन होने लगा है, देखते हैं क्या रैंकिंग आती है इस साल। तो वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ, कपास सबसे ज़्यादा चीन के अंदर देखने को मिला है। ठीक है ना। गन्ने की बात करते हैं, अब गन्ने का भी मदरलैंड क्या है, भारत ही रहा है। आपका कपास का भी भारत ही रहा है मदरलैंड। ठीक है। तो मोस्ट इरीगेटेड क्रॉप अगर मैं बात करूँ कौन सी, आपकी शुगर केन है, गन्ना है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करूँ, कोयम्बटूर में है। ठीक, तमिलनाडु के अंदर ही वहीं। और तम्बाकू अनुसंधान केंद्र की बात करूँ, राजमुंदरी में आपको देखने को मिलेगा आगे। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1912 में हुआ था। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पर देखने को मिला है, तमिलनाडु के अंदर। वहीं पर चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र को कहा जाता है। और विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। मैक्स, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा प्रोडक्शन के ऊपर। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब कहाँ पर होता है, यूपी के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। ये तो हुआ था प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अब किसके हिसाब से, कि सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर होता है ओवरऑल। आपके फिर महाराष्ट्र के अंदर होता है, फिर तमिलनाडु के अंदर होता है। तमिलनाडु थर्ड रैंक पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है तमिलनाडु के अंदर। और चीनी का कटोरा महाराष्ट्र को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपके यूपी में होता है गन्ने का। वहीं पर मैं बात करूँ आप लोगों, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले का जो गन्ना वो उच्चतम कोटि का माना जाता है। ठीक है ना। प्रथम चीनी मिल जो थी आपकी देवरिया में लगी थी। कब लगी थी ये, 1903 में। ठीक है ना। यूपी में प्रतापपुर में लगी थी सबसे पहले चीनी मिल, पूछ लिया था 1903 में कहाँ पर लगी थी, देवरिया में लगी थी, प्रतापपुर में। ठीक, अब चाय की बात कर लेते थोड़ा सा। आपने चाय वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पता है अब बिना चाय के तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो चाय की बात तो बनती है और कॉफ़ी की बात ही बनती है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, चाय या कॉफ़ी। अगर मैं चाय की बात करूँ, आप लोगों को पता हो शायद, अगर शायद आप लोगों को पता होगा, थीन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है ना, एक तरीके से निकोटीन का ही टाइप है ये। मदरलैंड क्या है चाय की, चीना है, मतलब सॉरी चाइना ही है। ठीक ठीक। और देखिए
मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पर होता है? आपका आसाम में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर रैंकिंग दी गई है एक तरह से तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा आसाम में होता है। आसाम में कहाँ पर होता है? पूछ लिया था सुरमा घाटी कहाँ पर है, ये है आपके आसाम में। पूछ लिया था दार्जिलिंग की घाटी कहाँ पर है, ये है आपके वेस्ट बंगाल। नीलगिरी एक घाटी कहाँ पर है आप लोगों को ये तो पता ही होगा, एक लंबी लॉन्ग रेंज पर्वतमाला है नीलगिरी। चलिए, विश्व की सबसे अच्छी चाय कौन सी है? ये है उलंग चाय, ये ताइवान में पाई जाती है। कौन सी है? उलंग चाय। विश्व की सबसे अच्छी चाय, ध्यान रखना ये शायद आप लोगों को ना पता हो, ये गारंटी है मेरी, मैक्सिमम बंदों को नहीं पता होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैक्सिमम इन दी वर्ल्ड चाय कहाँ पर प्रोडक्शन होता है? मैक्सिमम इन दी वर्ल्ड प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इंडिया के अंदर होता है। वहीं अब हम चलते हैं कॉफ़ी पर। जिन बंदों को कॉफ़ी पसंद है भाई, थोड़ा सा कॉफ़ी के बारे में जान लो। और जब कॉफ़ी पियो तो हर जिसके साथ पियो उससे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछना। जैसे कहाँ जब भी जाते हो डेट वेट पर जरूर क्वेश्चन पूछना, और थोड़ा सा सामने वाले बंदे की नॉलेज बढ़ा देना। इसमें कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक। जैसे कैफीन नामक पाया जाता है तंबाकू में, क्या पाया जाता है? अब तंबाकू में और बताना मुझे, तंबाकू में कौन सा पाया जाता है अगर आपको पता हो तो। तंबाकू, तंबाकू मैंने हाइड कर दिया, मतलब वो चीज़ नहीं लेके आया। तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है जो निकोटिन का काम करता है? सॉरी, खुद। चलिए, मदरलैंड क्या है इसका? इथोपिया है। किसका? कॉफ़ी का। कौन सा? इथोपिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, ठीक है ना। अफ्रीका क्या है? अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक। चलिए, भारत में कॉफ़ी को लेकर कौन आया था? भारत में कॉफ़ी कौन लेकर आए थे? ये अरब लेके आए थे, अरब के जो लोग थे वो लेके आए थे। अगर मैक्सिमम इंडिया में बात करूँ, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में होती है, फिर तमिलनाडु, और फिर होती है आपकी केरला में होती है। कहाँ पर? कर्नाटका में, के ध्यान रखना, कटका, सॉरी, के मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, और आप याद कर सकते हैं केरल। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन होगा के से, तो ऐसे याद करें, कर्नाटका के बाद टी आएगा तो कर्नाटका, T4, समझ रहे हो ना, टका, सॉरी। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़े से इसकी किस्म के बारे में, कॉफ़ी की किस्मों के बारे में जो भारत में पाई जाती है। मतलब देखो, कॉफ़ी रोबस्टा होती है जो कि अच्छी खासी होती है भारत में, ठीक है ना। कॉफ़ी अरेबिया होती है भारत के अंदर ही। एक कॉफ़ी लाइबेरिया होती है जो सबसे महंगी होती है। एक्चुअल में कॉफ़ी लाइबेरिया भारत के अंदर सबसे महंगी है। ये सबसे ज़्यादा बाहर मतलब बेची ही जाती है, भारत में कम यूज जो लोग करते हैं, बहुत महंगी होती है। अब देखो, मैक्सिमम वर्ल्ड में कहाँ पर होती है ये आपकी मैं बात करूँ, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। वहाँ पर एक कोस्ट भी बनाएगा, सेंटोस कोस्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोस्ट है ये, ठीक। अब तम्बाकू की बात करूँ, तम्बाकू, देखिए, तम्बाकू को भी 17वीं शताब्दी में कौन लाए थे? आपके पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। तो आलू को भी लेके आए थे लोग, तम्बाकू को भी। किस्म भारत में वर्जीनिया जो किस्म है वो कहाँ से आई थी? यूएसए से लाई गई थी। टोबैको रिसर्च सेंटर आपको पता है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। मैक्सिमम इंडिया में आंध्र प्रदेश में ही होता है। और दुनियादारी के अंदर सबसे ज़्यादा तम्बाकू कहाँ पर होता है? चीन के अंदर होता है। आलू की बात करूँ मैं, इसे भी पुर्तगाली लेके आए थे, ठीक है ना। और भाई, पोटैटो रिसर्च सेंटर आपका कुफरी में है, ध्यान रखना, कुफरी शिमला के अंदर पोटैटो रिसर्च सेंटर, आपको शायद पता होगा। लेकिन पर हेक्टेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा आलू का पंजाब के अंदर होता है। और कुछ चीज़ बता दूं, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन चीन करता है, ठीक है ना, चाइना करता है। रबर, अब चलिए रबर पर चलते हैं। रबर का जो मदरलैंड कंट्री है वो कौन सा है आपका? अमेजन, ब्राज़ील, मतलब जो अमेजन के जंगल हैं जो ब्राज़ील है वो है। तो मैक्सिमम इन इंडिया कहाँ पर होता है? केरल में होता है, जो पेरियार आपने सुना होगा, पेरियार नेशनल पार्क आपने सुना होगा, जो जहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ क्या होता है? पेरियार में, जो केरल के अंदर है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रबर का होता है, पर रबर के बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। मैक्सिमम इन वर्ल्ड में बात करूँ तो इन कहाँ कहाँ पर होता है? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, TMI, टमी। देखिए, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इस चीज़ को याद रखना। अब दालों की बात करो, दालों के आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडिया में मैक्सिमम भारत में ही होता है, ठीक है ना। भारत में ही होता है मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंडिया में कहाँ कौन से प्रदेश में होता है? दालें कहाँ पर होते हैं भाई? ये होते हैं आपकी, दालों के बारे में बात करूँ तो मध्य प्रदेश में, आप लोगों को पता होगा। चलिए भाई, आप लोगों के ये सारी काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। थोड़ा सा और बात कर लूँ मैं, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? देखो, केसर का आप तो आप लोगों को पता होगा, केसर जम्मू कश्मीर होता है। बादाम हिमाचल प्रदेश, थोड़ा नीचे आइए। काजू, के केरल, काजू, काजू कहाँ पर होता है? केरल में। मूंगफली गुजरात में होता है। आप समझ रहे हो, थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की ऐसी है, कुछ रेगिस्तानी टाइप की, ठीक है ना। तो इसलिए मूंगफली ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कोकोनट आपको पता है केरल में होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा गोले का प्रोडक्शन वहीं पर होता है। और सेब का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। अनानास का अरुणाचल प्रदेश में होता है, समझ लेना, अरुणाचल प्रदेश में अनानास का होता है,
ठीक है ना। आ से याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और अनानास। संतरे और आम और अंगूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा कहाँ पर होता है? संतरा, आम और अंगूर का महाराष्ट्र के अंदर होता है। और केले का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तमिलनाडु के अंदर होता है केले का, ठीक है ना। और अमरूद की बात करो, अमरूद भारत के अंदर, मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, ठीक। देखिए ये सारी चीज़ हो गई। अब देखिए मैं कृषि के थोड़े प्रकार के बारे में बात करूंगा, ठीक। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, ये लाजमी सी बात है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कृषि के प्रकार के बारे में। 10 प्रकार की कृषि, मतलब एक तरह से एग्रीकल्चर होता है। एक तो स्थानांतरीयकरण, वो जो बोलते हैं स्थानांतरीयकरण, ठीक है ना। अ, शायद इसमें स्पेलिंग में गलती हो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, जहाँ पर आपको भारत में झूमिंग भी कहते हैं इसे, शिफ्टिंग। जैसे कि शिफ्टिंग का आपसे वो समझ आ रहा होगा, स्थानांतरीयकरण से समझ आ रहा होगा क्या, कि एक जगह अभी एग्रीकल्चर किया, अब देखा इसके प्रोडक्टिविटी कम हो गई, इसके जो फर्टिलिटी कम हो गई, इसकी उर्वरता कम हो गई, तो हम शिफ्ट हो गए दूसरी साइड में जंगल में, और वहाँ पर काटा, और फिर से यही काटो और उगाओ, इस तरीके से एक खेती बोली जाती है। एक मिश्रित होती है, मिश्रित कृषि होती है, एक मिश्रित खेती होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, इस चीज़ को जानना है। सीढ़ी नुमा कृषि जो आपकी कौन सी स्टेप वाइज जो कृषि होती है उसको बात करेंगे। आपकी बागानी जो प्लांटेशन होता है, आपको शुष्क खेती के बारे में बात करनी है, गहन कृषि के बारे में बात करनी है, इंटेंसिव, विस्तृत के बारे में बात करनी है, वाणिज्य कृषि जो आपको पता ही है, वाणिज्य किसे कहते हैं, जहाँ जो आपकी कैश के लिए यूज की जाए, जैसे गन्ना हो गया, इस तरीके से। फिर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीविका कृषि के लिए बात करेंगे बाद में। चलिए स्थानांतरीकरण की बात करूँ मैं। स्थानांतरीयकरण, स्थानांतरीय कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखो इसको कई जगह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि को अलग अलग देश में, मतलब जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उससे पहले मैं बात करूँ आप लोगों से, खेती का सबसे पुराना तरीका आपका कौन सा स्थानांतरीय कृषि है, ठीक है ना। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। यहाँ पर वो होता है काटो जलाओ कृषि, काटो तथा जलाओ, ठीक है ना, काटो जंगल को, ठीक है ना, और उसको फिर थोड़ा सा डाल दो, फिर जला दो, उसके बाद क्या करना, उस पर कृषि करना है, इस तरीके से होता है। भारत में झूमिंग कहा जाता है इसको, कौन किसको? शिफ्टिंग कृषि को, ध्यान रखना, शिफ्टिंग कृषि को झूमिंग कहा जाता है। झूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोगों को पता हो तो, कि सबसे ज़्यादा जो है औसत हेक्टेयर के हिसाब से कहाँ पर होता है, आकार कहाँ पर है, नागालैंड के अंदर ही है। बताया था आप लोगों को, शायद पता हो तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जनजाति ज़्यादा पाई जाती हैं। झूमिंग कृषि को किस देश में किस नाम से जाना जाता है, इस बारे में बात करो तो रोका ब्राज़ील में बोला जाता है झूमिंग खेती को ही, और कोने को वेनेजुला में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको में। आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। लेडेंग आपके उसको मलेशिया में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लेडेंग मलेशिया में। और आपका चेन्नई श्रीलंका, आपने जो चेन्नई है किस नाम से? श्रीलंका में। झूमिंग आपको शिफ्टिंग खेती को, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, झूमिंग नाम से जाना जाता है भारत के अंदर ही, ठीक है ना। ये बात होगी इसकी। अब बात करता हूँ मिश्रित खेती और आपकी मिश्रित कृषि के बारे में। अगर मिश्रित कृषि के बारे में बात करूँ आप लोगों से, इसमें दो फसलों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। इसमें दो फसलों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जैसे धान के साथ मछली, दो अलग अलग, किस कौन सा? मिश्रित खेती में धान के साथ मछली पाल दी। यहाँ पर क्या, फसल ही दो होंगी, फसलों के बारे में, मिश्रित कृषि में दो फसलों के बारे में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर देता है। मिश्रित कृषि में दो फसलों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों का, मिश्रित खेती में दो अलग अलग चीज़ों का, मिश्रित कृषि में दो फसलों का होता है, ध्यान रखना, चावल और मूंगफली। लेकिन मिश्रित खेती में क्या होता है, जैसे चावल और मूंगफली एग्जाम्पल है ये आप लोगों के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप बात करें मिश्रित खेती में, क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर एक मतलब अलग ही फैक्टर हो जाता है। इसमें दो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है धान के साथ, जैसे मछली का पालन कर दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ आपसे लोगों से, ये देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये आपका स्टेप फार्मिंग है। मैं इसको ठीक करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। स्टेप फार्मिंग है। स्टेप फार्मिंग को क्या बोला गया है वहाँ पर? सीढ़ी नुमा, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा। देखिए एक्चुअल में सीढ़ी नुमा कृषि बोला गया है इसे, सीढ़ी नुमा खेती। देखो पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, जहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सीढ़ी नुमा तरीके से होता है कि यहाँ पर मेड़ बना दी हल्की सी, यहाँ पर मेड़ बना दी, यहाँ पर मेड़ बना दी। इसे सेल्फ इरिगेटेड, मतलब खुद से सिंचाई वाली ज़मीनें बोला गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें सॉइल इरोजन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगा देते हैं मेड़ के साइड में, जिससे कि ऐसे हो। यहाँ पर आलू वगैरह की खेती ज़्यादा होती है, जैसे रबी की ज़्यादातर फसलें यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई आप लोगों की, जैसे मटर, सरसों, आलू, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है ना। मिश्रित नहीं है, ये ठीक कर लेना, ये कौन सी है? सीढ़ीनुमा खेती है। आगे मैं बात करूँ आपके 5 नंबर की बागानी प्लांटेशन के बारे में, जो सस्ती मजदूरी कृषि बोला जाता है इसे। कौन सी? सस्ती मजदूरी कृषि बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, निश्चित खेती के लिए निश्चित जगह का इस्तेमाल होता है यहाँ पर,
जहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे चाय होती है, वहाँ पर क्या होता है, करीब पूरे 50 वर्षों के लिए चाय का ही बागान को यूज किया जाता है वहाँ पर। इस तरीके से होता है बागान की। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, मसले नहीं बेटा, ये मसाले हैं, मैं ठीक करूँगा इसे, क्या है, मसाले, ठीक है ना। इंडिगो, जो आपकी नील की खेती आपने सुनी होगी, ठीक है ना, जो फर्टिलिटी को सबसे ज़्यादा कम करता है, इंडिगो। अब मैं बात करूँ आप लोगों से शुष्क ड्राई फार्मिंग। अब देखिए, शुष्क आपको समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ खुश्की से संबंधित बात हो रही है, जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ गर्मी से संबंधित बात होगी। तो वहाँ पर बात की है आपके, हाँ, ऐसा जो भी एरिया जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे शुष्क कृषि कहा जाता है। बूंद बूंद के, आपको पता होगा, ड्रिपिंग सिंचाई, आपने ड्रिपिंग इरिगेशन सुना होगा, तो वहीं पर यूज किया जाता है इरिगे। जैसे आप कर राजस्थान में देखने को ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। इस यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स का, आपकी सब्जी वगैरह उगाई जाती हैं। अब बात करें गहन कृषि, इंटेंसिव कृषि की, ये कहाँ पर यूज, अब देखिए चीज़ को समझना थोड़ा सा। गहन मतलब गहन से समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो गहन से समझ रहे होंगे कि गहनता है पॉपुलेशन की। तो वहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ खेती के लिए क्षेत्रफल बहुत कम होता है, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा, कम क्या, पहले कम थोड़ी था, पॉपुलेशन के साथ कम हुआ है ना। तो ये चीज़ देखने को मिली है हमें, पॉपुलेशन के साथ एरिया वहाँ का कम होता चला गया, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ से देखने को मिला, तो वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिली आप लोगों को। छोटी छोटी जुताई वो होल्डिंग होंगी, मतलब छोटी छोटी जुताई, आपको छोटे छोटे खेत देखने को मिलेंगे, 4 बीघा, 5 बीघा, इस तरीके से, 10 बीघा लास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रेडिंग एग्रीकल्चर होती है सबसे ज़्यादा, जैसे कि जो भी चावल वगैरह करेंगे, जो भी गेहूँ वगैरह करेंगे, आप जो भी चावल करेंगे या गेहूँ करेंगे, वो केमिकल वगैरह इस तरीके से लगेंगे। आपको जो मोटिव रहता है, बस उस किसान का ये रहता है कि भाई उसको अपना जीवन यापन भी तो करना है। तो उनका क्या रहता है कि ट्रेडिंग एग्रीकल्चर का यूज करते हैं। वहाँ पर क्वान्टिटेटिव एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चावल पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ पैदा हो, जिससे बेचें और लोगों को और थोड़ा सा इनकम हो, इस तरीके से। तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया है। पर हेक्टेयर साइड सी बात है, जब ज़्यादा से ज़्यादा देखा ही जाएगा, जब कम ज़मीन है, फर्टिलाइजेशन थोड़ी ठीक ठाक है, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखने को मिला है, हाई यील्डिंग, हाँ, क्रॉप्स देखने को मिली है यहाँ पर। हाई यील्डिंग मतलब हाई यील्डिंग जो भी आपकी वैरायटी वाली होती हैं, ठीक है ना। आपको जो भी वैरायटी वाली चीज़ें होती हैं, हाई यील्डिंग क्रॉप्स मैक्सिमम यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ऐसी क्रॉप्स का यूज किया जाता है। आगे बात करूँ 8वें नंबर, और 8वें की छोड़ा भी, खाने पीने के लिए खेती को इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे कैसा होता है, मिनिमम होता है। प्रोडक्शन मिनिमम होता है, मतलब ओवरऑल पर हेक्टेयर तो ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरऑल कम होगा, क्योंकि जब जिसके पास 5 बीघा खेत है तो कितना प्रोडक्शन, कम ही तो होगा। तो इस चीज़ को समझो कि आपको शायद आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब एक्सटेंसिव की वहीं पे बात करो, देखो अब मैं बात करूँ थोड़ा सा आपको इंटेंसिव जो कृषि है, जो कौन सी है, सॉरी, गहन जो कृषि है, जो सघन कृषि है, वो आपको लोगों को कहाँ पर, इंडिया, बांग्लादेश और जापान, जर्मनी में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक्सटेंसिव कृषि के बारे में, जैसे आप राजस्थान में चले जाओगे, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा होल्डिंग, मतलब सब बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिला है, जहाँ पर कृषि के लिए मैक्सिमम एरिया है, ठीक है ना, वो उसको क्या बोला, विस्तृत कृषि बोला गया है। यहाँ पर ऑप्टिमम मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है। सब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, मतलब बड़े बड़े ज़मीनें बचा जाते हैं, जैसे 50 बीघे किसी के पास, ठीक है ना, और किसी के पास 100 बीघे ज़मीन है, इस तरीके से होल्डिंग्स उन लोगों के पास। लेकिन वहाँ पर क्या देखा है, टेक्निकल एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, और क्वालिटी वाली चीज़ों पर होती है वहाँ पर, क्वालिटी वाली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पर। विस्तृत कृषि में, जो विस्तृत कृषि है, एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर है, उसमें क्वालिटी पर ध्यान दिया गया, ना कि क्वांटिटी पर, ठीक। तो पर हेक्टेयर यहाँ पर मिनिमम होता है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है यहाँ पर हाई यील्डिंग क्रॉप्स का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं यहाँ पर, और आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज होता है यहाँ पर। प्रोडक्शन कहाँ क्या होता है यहाँ पर, मैक्सिमम होता है। अब देखो, प्रोडक्शन यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है। अब प्रोडक्शन से मैंने बताया ना कि यहाँ पर जिसके पास 5 बीघा ही जमीन है, उसके बाद में प्रोडक्शन ऑलरेडी कम ही होगा ना। जिसके पास 100 बीघा जमीन है या 50 बीघा जमीन है, उसके पास भले ही जो आपका पर हेक्टेयर कम हो, लेकिन ओवरऑल तो मैक्सिमम होगा ना जिसके पास, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे, जैसे कि मैं बात करूँ आप लोगों से, जैसे 5 बीघा वाला बंदा है, इसके पास मान लो कि आपका क्या हो गया, अनाज कितना हो गया आपका, 20 मन हो गया 5 बीघा में, ठीक है ना, जो भी 20 मन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 20 मन हो गया इस भाई के पास, आपके ये मैं अनाज की बात करूँ, इनके पास 100 कितना हो जाएगा, अगर उसी हिसाब से रेशियो से निकालने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है इनके पास क्या आ रहा है, इनके पास 4 बीघा पर मन आया, 4 मन पर बीघा,
ठीक है ना। लेकिन इनके पास अगर मैं 2 बीघा पर मन बुआत की बात करूँ, अगर 50 के हिसाब से बात करूँ, तो देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा तो इनके पास ही देखने को मिला ना, 100 मन दिखाई देगा ना आप लोगों को। देखो हेक्टेयर वाइज तो कम होगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। आप लोगों को समझ आएगा ऐसा क्यों बोला है। इसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर का यूज होता है, इस मतलब होती है यहाँ पर, कैसे होता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। 8वें की बात हो गया, मैं 9वें की बात करूँ आप लोगों से। 9वां क्या है आपका, वाणिज्य कृषि की बात करूंगा मैं। वाणिज्य कृषि मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर, जो पैसों के लिए मतलब निर्यात के लिए, पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए की जाती है वाणिज्य कृषि। जैसे कि जूट है आपका, कॉटन है आपका, टी है, कॉफ़ी है, ठीक है ना, चाय वगैरह, टोबैको, तम्बाकू है आपका, गन्ना है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर हैं। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। कैसी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करूँ, जो जीविका से संबंधित है, आपको समझ रहा होगा, जीविका यापन के लिए। तो इसमें क्या, किस चीज़ की बात करें कि इस तरह की जो खेती है ज़्यादातर एक परिवार के निर्वाह के लिए, परिवार के जीवन के निर्वाह के लिए की जाती हैं। इसमें क्या देखने को मिला है, किसान कई तरह की फसलें उत्पादन करता है, और यह उत्पादन परिवार की ज़रूरतों के आधार पर ही होता है। ठीक है ना। ये खेत छोटे छोटे होते हैं, खेत कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उपज भी कम होती है इन खेतों में। इस यहाँ पर ज़्यादातर क्या देखने को मिला है, चावल की खेती ज़्यादातर देखने को मिला है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। जैसे कि चावल ज़्यादा होंगे तो खाने पीने को होगा। गेहूँ करते हैं, ऐसा तो है नहीं, सॉरी, गेहूँ करते हैं, गलत गलत लिख गया। तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गेहूँ करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई, एक सेकंड, तो गेहूँ वगैरह करते हैं, ऐसा तो है नहीं है चने वगैरह करें, इतनी ज़मीन तो होती नहीं, कम ही छोटे खेत होते हैं, तो इसलिए अपने जीवन यापन के लिए ही करते हैं। ध्यान रखना, सब्सटेंस कैसे के लिए होते हैं, जीवन यापन के लिए होते हैं। मैक्सिमम चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से। अब देखिए चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब पौधों के जीवन चक्रण के आधार पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले बोला था, देखो जीवन के, सॉरी, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। एक वर्षीय होते हैं कुछ, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं। देखिए मैं अगर एक वर्ष की बात करूँ, यह अपना जीवन एक वर्ष में पूरा कर के अंदर, एक वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं। जैसे गेहूँ है, ठीक है ना, आपको पता ही है कब बोए जाते हैं। चना है, जौ है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, सारे के सारे जो फल या अनार हैं, कुछ फल भी मैं लेके आया हूँ इसमें। ये सारे के सारे एक वर्ष के अंदर अपना जीवन यापन पूरा कर लेते हैं। अगर द्विवर्ष की बात करूँ मैं, पहले वर्ष तो ये क्या करते हैं, फूल पत्ती आते हैं, इन पर वृद्धि करते हैं अपने आप में। दूसरे वर्ष इन पर बीज वगैरह आने चालू हो जाते हैं। जैसे चुकंदर है आपका, प्याज के परिवार के सदस्य हैं, गोभी के परिवार के सदस्य कुछ सदस्य हैं, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। ध्यान रखना कैसे हैं, प्याज और गोभी के सदस्य द्विवर्षीय हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुवर्षीय की बात करूँ, कुछ ऐसे हैं बहुवर्षीय पौधे, वे पौधे हैं जो 2 ऋतुओं से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। 2 से अधिक मतलब 3 4 इस तरीके से। जैसे झाड़ियाँ, वृक्ष कैसे हैं, झाड़ियाँ वृक्ष कैसे हैं, बहुवर्षीय पौधे हैं। करीब करीब ये देखने को भी मिला है कई बार कि ये पौधे करीब करीब 4000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है इसका, कौन सा, लुडसन, नेपियर ग्रास, ठीक है ना, नेपियर ग्रास और गन्ना वगैरह। ये गन्ना तो आपको पता ही है कि काट लेते हैं ऊपर से, फिर से नीचे से उपज के आ जाता है। तो ये काफ़ी लंबे मतलब पेरिनियल जिसे बोलते हैं, पेरिनियल होते हैं। आपने सुना होगा ना, पेरिनियल ऐसी नदी होती है, पेरिनियल रिवर सुना होगा आप लोगों ने, जो सदाबहार होती हैं, ठीक है ना, सदाबहार भी बोलते हैं ना, जो हमेशा बहती हैं, जैसे गंगा हो गया। कुछ ऐसी रिवर होती हैं जो मतलब पेरिनियल नहीं होती, ठीक है ना, जो कभी कभी बारिश के हिसाब से डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ भूमि के उपयुक्त, भूमि की उपायुक्तता के आधार पर मैं बात करूं, तो किस तरीके से बांटा गया, जैसे हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें, और मध्यम भूमि की फसलें। अब देखिए हल्की, भारी और मध्यम। अगर हल्की की बात करूं, जैसे थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होती है उसको हल्की बोला गया है यहाँ पर। भारी जैसे आपने सुना होगा चिकनी मिट्टी, शायद आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो थोड़ी सी वहाँ पर आपने सुना होगा खादर। एक्चुअल में ये तो हल्की भूमि के लिए बात बात की है, बांगर के लिए, ये बात की है आपकी खादर के लिए, ठीक है, जो खादर की ज़मीन है। और मध्यम जो मतलब एक तरीके से एक इन दोनों के इन बिटवीन होती है, इनके बारे में बात की गई है। अगर मैं बात करूँ हल्की फसल, जो हल्की भूमि की फसलें कौन सी होती हैं, इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि के अधिक मतलब अधिक उत्पादन देती हैं ये। जैसे कि बाजरा है आप लोगों का, मूंग की दाल, जैसे आपने मूंग सुना होगा, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, ठीक है ना। ये सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिले हैं कहाँ पर, हाँ, ये आपकी हल्की भूमि की फसलें हैं ये सारी। और भारी भूमि की फसलें कौन कौन सी, जैसे कि कपास, धान। यहाँ पर क्या देखा गया है, जो आपकी भारी भूमि है, जैसे कि मैंने बताया खादर वाली ज़मीन जो है, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली, वहाँ पर वृद्धि ज़्यादा अच्छी वृद्धि हो जाती है किसकी, फसल में,
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती तो ये मतलब ऐसा नहीं कपास आपके यहाँ पर नहीं होगी, हल्की भूमि में होती है लेकिन अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगी। चीज़ को समझना। अब ये वाली जो खरबूजा, मूँगफली है अगर यहाँ पे लगा दोगे ना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, उत्पादन बहुत कम होगा। तो उसी हिसाब से इनको भी डिवाइड किया गया है। अब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ मध्यम भूमि की फसलें कौन-कौन सी हैं? ज़्यादातर सब्जियाँ मध्यम भूमि में अच्छी होती हैं, जैसे सब्जियाँ, ठीक है ना? जो भी सब्जी वगैरह है आपकी क्या मध्यम भूमि में देखने को मिले, जो इन बिटवीन इन दोनों के बीच में जो मिट्टी ना तो मतलब बांगर वाली होती है, ना खादर वाली होती है। चलिए एक और चीज़ है, आप लोगों का अधिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा गया है फसलों को। जैसे कि मैं बात करूँ आपके चारा के बारे में बात करूँगा। जैसे कैसे डिवाइड किया है इसको, जैसे अनाज की फसलें में क्या-क्या आता है आपके गेहूँ, धान, जौ, ठीक है ना? ये सारे के सारे किस्में आ गए अनाज की फसलों में। मोटे दाने वाले जैसे ज्वार हो गया, ठीक है ना? अब ज्वार है, ज्वार पर जब तक बीज नहीं आया तब तो एकदम मतलब क्या है, जब बीज आ गया तो मोटे दाने में चली गई, लेकिन जब तक बीज नहीं आया तो वो किस में है? बीज का मतलब है जब ये ज्वार होती है तो जब तक मतलब जैसे फसल हुई किसकी, ज्वार की, जब ज्वार बड़ी होती है तो उस पर इस तरीके से पेड़ नहीं होता ये, मैंने गलत ही बना दिया। ज्वार तो मैंने खूब देखी है भाई, किसान आदमी बिलोंग करते हैं किसानी से, तो आपने भी ज्वार देखी होगी। तो मैं उसके बलिए बात कर रहा हूँ जिसने ज्वार नहीं देखा है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से होती है ये, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें जो बोलते हैं लफर हो जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना, ये ज्वार हो जाती है, इस तरीके से गन्ना होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बाली आने लग जाती है, कुछ बीज आने लग जाते हैं धीरे धीरे। जब वो बीज आ जाते हैं उस पर, जब पक जाती है ज्वार जैसे बोलते हैं, जो अगली फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं उस बीज को, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं क्या, मोटे अनाज की फसल हो गई अभी ये। लेकिन जब तक बीज नहीं आया तो वो जब तक चारे भैंस वगैरह की यूज हो रहा था, तो चारे की फसल हो गई है, ठीक है ना। तो ज्वार, कोदो, मडुआ, काकून, बाजरा, ये सारे के सारे क्या क्या हैं, मोटे दाने के बाजरा और मक्का, ठीक। आपके मक्का भी मोटे दाने के, ठीक है ना। दलहन की बात करूँ तो आपको दाल की तो पता है, सोयाबीन, अरहर, चना, मूंग, मटर, मसूर, ये सारी दलहन में आती हैं। चारे की बात करूँ तो लहसुन, नेपियर घास, जितनी भी घास है वो आपके चारे में आएंगे, जो भैंस वगैरह खाते हैं। बरसे में आप लोगों को पता होगा लोबिया, लोबिया इंसान भी खाते हैं, आप लोगों को पता होगा। मैंने तो पहली बार देखा, मैंने तो कभी नहीं खाई, बट सुना है खाते हैं। तो ज्वार वगैरह मैंने बता दिया आप लोग किस तरीके से ऊपर नीचे होती है। रेशे की फसलों की बात करूँ जैसे कपास, जूट, फ्लैक्स, एक अलग मॉडिफिकेशन है, पटसन, सनई। आपने सनई शायद देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, ठीक है ना। शायद हमारे गांव में सनई कभी हुई नहीं है तो मैंने शायद इसलिए नहीं देखी, और तो पटसन वगैरह, जूट वगैरह देखे हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने सनई देखी है क्या। तो ये सारे के सारे किस्म रेसे की फसलों में, रेसे का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं ना कहीं जैसे ही खाट वगैरह के लिए जब जेवरी सुनी होगी आपने, बुनते हैं, ये सारे के सारे जूट या पटसन या सनई से का इस्तेमाल होता है। आपको कपास का तो पता है, वो कपास तो आपके रजाई वगैरह में भरने की यूज होती है, कपड़े बनाने के लिए भी इस कपास में से कपास को यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ आप लोगों से, चीनी देने वाले फसल कौन कौन से हैं। यहाँ पे गन्ना है, चुकंदर है, और कोई फसल हो तो बताइए कौन कौन से। गन्ना तो आपको बताइए, और चुकंदर भी आपका चीनी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। एक घंटे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ देने के लिए कोशिश किया, शायद मेरे हिसाब से मैंने एक तरीके से कुछ ही टॉपिक रह गए हैं। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे एक टॉपिक मुझे जैसा याद है, एक तो यही रह गया आपका रिवॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक है ना, कौन कौन सी क्रांति आई थी एग्रीकल्चर में, ठीक। एक तो ये टॉपिक रह गया है, एक दो टॉपिक और हैं, बस आपकी एग्रीकल्चर ख़त्म इस इतने में ही। तो भाई देखो, अगर आप ईमानदारी से यहाँ तक वीडियो देखिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर आगे इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो मैं खुद से टाइप करके बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और खुद से सारी मेहनत होती है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जब आप चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो अपनी बता रहा हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।